चक्रधरपुर से। और इस मंदिर के मायने क्या है, क्यों आखिर इस मंदिर के अचानक मैं ब्लॉग बनाने लग रहा हूँ, तो कुछ रोंगटे खड़ा कर देने वाली कहानी है। बताएं कि क्या माजरा है। तो पंडित जी बोलते हैं माँ को कि हाँ माँ आपने चूड़ी पहनी है, तो माँ के मूर्ति से साक्षात हाथे दिख जाती है कि हाँ वो चूड़ियाँ पहनी हुई है। लिखा हुआ है केरा पैलेस। हियर वी गो। जोहार। और आज 118वें दिन में आप सबों का स्वागत। झारखंड पैदल यात्रा के दरमियान मैं यहाँ पे पहुँचा। इस जगह का नाम है कैरा। और कैरा राज परिवार से हमारे साथ एक सदस्य हैं, अवधेश्वर। स्वागत है आपका। और इनके सौजन्य से, इनके सहायता से मैं आज रात मतलब कल रात 117वें दिन में इस धर्मशाला में रुका हुआ था। विवाह मंडप कहते हैं। विवाह मंडप। ये सामने आपकी ब्राह्मणी नदी है और इधर माँ कैरा का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। कई सारी चीज़ें जो है ना आज मुझे आपसे शेयर करनी है। आपने खरसावा राजा वाला ब्लॉग तो देखा होगा ना, खरसावा का जो कि प्लेस में मैं इंटर किया था। तो वहीं पे पोरहाट के इस कैरा नामक गढ़ जो था, इसके बारे में राजा साहब से पता चला था। तो वो बोले हुए थे जब भी आप जाएँ पोरहाट तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। तो उनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ पे आया और कल रात इस मंदिर परिसर में आया था। तकरीबन शाम हो गए थे, तो लगभग उस वक्त सारी दुकानें बंद हो गए थे। बट धीरे धीरे अब ये गुलजार होने लगी है। सुबह का वक्त, सभी लगभग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। अब तो ये टूरिस्ट प्लेस भी बन गया, तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगा। चलिए उससे पहले मैं खुद माता का दर्शन कर लूँ और आपको इस मंदिर के बारे में दिखाऊँ और चीज़ें शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, चक्रधरपुर से। और इस मंदिर के मायने क्या है, क्यों आखिर इस मंदिर के अचानक मैं ब्लॉग बनाने लग रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पहली बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बस एक मंदिर नहीं है, एक बहुत ही दैविक और चमत्कारिक स्थल है ये। और यहाँ से राजाओं महाराजाओं के बहुत सारे जो तार है ना वो जुड़े हुए हैं। कई सारे राजा महाराजाओं के आपने गढ़ों को देखा। जो चीज़ मैं यहाँ पे आकर के इन लोगों से पता कर पाया, जो साक्ष्य मुझे ये दे पा रहे थे, यहाँ के लोग दे पा रहे थे, यहाँ के राज परिवार दे पा रहे थे, वो मुझे अभी तक किसी जगहों से नहीं मिला। और इस मंदिर प्रांगण की छोटी से छोटी चीज़ की बहुत विशेष महत्ता है। छोटे छोटे दरवाजे आप जो देख रहे हैं, इधर दरवाजे, एक दरवाज़ा वहाँ पे है, एक दरवाज़ा उस जगह पे है। और इन्हीं द्वारों से माँ की पूजा की जाती थी। यहाँ पे जो माँ स्थित है, माता कैरा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनती है कि आखिर क्या था उस टाइम का सीन। आज से 300 से 4 साल पहले इस जगह पे, जबकि ये जंगल एरिया में आता था और ब्राह्मणी नदी मैंने बिगनिंग में ही आपको दिखाई, तो इस जगह पे कामरूप कामाख्या जो कि असम में है और माँ छिन्नमस्तिका की ही एक बहन है। और वो वहाँ से एक सिद्ध साधु जो है वो इस जगह पे आते हैं। वो जब इस जगह पे आते हैं तो उनके साथ एक माँ भगवती की प्रतिमा होती है, माता कामाख्या की प्रतिमा होती है। और वो उनको ये आशीर्वाद देती है कि बेटे ये वो उस शर्त पे आती है उस सिद्ध साधु के साथ कि बेटे तू कहीं पे भी रख दोगे मुझे तो फिर मैं वहाँ से तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, मैं उसी जगह की हो जाऊँगी। तो वो जो सिद्ध पुरुष, सिद्ध साधु जी थे, वो जब इस जगह से गुजर रहे थे तो किसी कारणवश हुआ होगा, माँ की योग्य माया होगी या फिर माँ को ये बहुत जो प्लेस है मन को भा गया होगा। बिकॉज यहाँ के जो राजा थे, राजा लोकनाथ सिंह, ठाकुर लोकनाथ सिंह देव जी बहुत बलशाली थे और हर कन्याओं को लगभग माँ की दृष्टि से दिखते थे। तो शायद माँ को इस बात का भनक लग गया होगा। तो यहाँ एक पेड़ थी जो आज भी ये है 500 सालों से बुच का वृक्ष कहा जाता है इसको। और जब साधु यहाँ से नहाने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे लकड़ियों के बीच में जो खंडर होती है ना, वहाँ पे उन्होंने रख दिया और रख करके नहाने के लिए चले गए। कहानी कुछ ऐसी है और जो कि मैंने सुना इन लोगों से। तो उस वक्त से माता अब वहाँ से बाहर नहीं आई। फिर एक बार सपना दी कि मैं अब यहीं की हो गई हूँ तो तुम्हारे पास तो जाऊँगी नहीं, मतलब तुम्हारे साथ अब यात्रा में आगे नहीं जा सकती। तो उस वक्त से इस जगह पे विधि विधान से पूजन की जाने लगी और ये शुरुआत सिद्ध साधु जी ने ही किया। तो साधु जी बहुत मनाए, सिद्ध साधु जी जो थे वो उन्होंने बहुत मनाया माँ को कि नहीं आप चलिए, पर माँ नहीं मानी। अंततः प्राण त्याग यहीं पे हुआ उन साधु जी का। और उसके बाद माँ ने सपना दिया यहाँ के राजा लोकनाथ सिंह देव जी को कि मैं तुम्हारे नगर में हूँ और तुम्हारे नगर की सुरक्षा है तो मैं यहाँ पे हूँ, तो तुम यहाँ पे आओ, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। तो उस टाइम एक छोटी सी कुटिया का निर्माण करवाया जाता है इस जगह पे। और उस टाइम ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ आज से 300 साल पुरानी है। पर उसके बाद जब राजा लोकनाथ सिंह देव जी के जो पुत्र हैं, उन्होंने इस
माता के मंदिर को शिफ्ट किया थोड़े से दूसरे जगहों पे। कई सारी कहानियाँ हैं, मैं राज परिवार के यहाँ पे भी जाकर के कुछ इस कहानी को बढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो आप बने रहें। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही पुराना वृक्ष, बुज का वृक्ष, जहाँ पे सभी कन्याएं, माता बहनें और जिनकी भी इच्छाएं होती है वो यहाँ पे चुनरियाँ अपने मनोच्छा के तहत चुनरी और शाखा चूड़ी जो है वो ये सारी बांधती हैं। इसकी भी एक कहानी है, वो भी मैं आगे जा कर के बताऊँ आपको। कि कुछ कहानी इस प्रकार है कि एक मेले की जगह पे यहाँ पे मेला भी लगता है 13 से 14 तारीख अप्रैल में भयंकर मेला लगती है। यहाँ पे 10 दिनों तक घट पाठ का पूजन विधि पूर्वक होता है। और पीछे माँ रंकनी का मंदिर भी आप छोटा सा देख पा रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो माता एक बार एक सांखे वाली चूड़ी वाले अंकल से चूड़ी पहनने के लिए जाती है, एक साधु से चूड़ी पहनने के लिए जाती है एक बच्ची के रूप में। और वो कह देती है कि जो मंदिर है बगल में, उस मंदिर में एक ब्राह्मण होंगे, वो है मेरे बाबा, आप उनसे जा कर के मेरी चूड़ियों के पैसे ले लें। तो जब वो ब्राह्मण यहाँ पे आते हैं, जो शाखा पोली वाले जो साधु होते हैं, वो जब मांगते हैं तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हम आपने चूड़ी पहनी हो। तो समझ जाते हैं कहानी से कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी ने बोला है चूड़ी पहन ली, कि तुम जो हो उसके पिताजी हो, मतलब बाबा हो, तो तुम पैसे दे दो। तो ये तो समझ जाते हैं कि जिस डायरेक्शन के अनुसार से बताते हैं कि मंदिर के अंदर में वो पैसे माँ ने बोल रखा है कि वहाँ पे है, तो ये पंडित समझ जाते हैं कि क्या माजरा है। तो पंडित जी बोलते हैं माँ को कि हाँ माँ आपने चूड़ी पहनी है। तो माँ के मूर्ति से साक्षात हाथें दिख जाती है कि हाँ वो चूड़ियाँ पहनी हुई है। तो कुछ रोंगटे खड़ा कर देने वाली कहानी है। पर अब हम जाते हैं आगे राजमहल की ओर। राजमहल की ओर जाते हुए आपको दिखाएं कि राजा लोकनाथ सिंह देव जी का जो राजपाट या फिर राजमहल था वो किस प्रकार था, और इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा और जिक्र वहाँ पे जाके करें। पर उससे पहले हम एक पहाड़ को देखने के लिए जा रहे हैं, चूँकि हम इस वक्त केरा आए हैं, जो कि एक साधु के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा था, केरा। तो चलिए अब हम बाहर चले और कुछ प्राकृतिक नज़ारे आपको दिखाएं, उसके बाद फिर हम राजमहल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मैं राज पैलेस आपको दिखाऊं, उससे पहले प्राकृतिक के बीच में जाते हैं। और अभी जहाँ पे हूँ मैं वो ब्राह्मणी हिल पॉइंट कहा जाता है इसे। और ये जो गांव है ना, ये है पदमपुर। तो ये है नज़ारे, देखो आप, बहुत सारे यहाँ पे छोटी छोटी हिल हैं और वहाँ पे दैट्स वेरी प्लस पॉइंट। और एक मुख्य सड़क, ट्रैकिंग के लिए भी आ सकते हैं आप और बाइक राइडिंग के लिए भी आ सकते हैं। ये जगह जन्नत से कम नहीं जहाँ पे मैं आया हूँ। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ राज पैलेस की ओर वापस से। पर मैं बताऊँ कि इस जगह पे मैं बाइक में बैठ कर के आया और इस वक्त मेरे पास लगेज नहीं है, तो मैं जा सकता हूँ। वैसे ही मैं आपके बीच में पहुँचता हूँ और बोलता हूँ कि मैं आपके गाँव में घूमना चाहता हूँ, तो आपके घर पे मैं अपना बैग रखने के बाद नियर बाई प्लेसेस में आपके साथ बाइक में जा सकता हूँ, जहाँ पे कठिन है कि अपने दस्ता जो भी मैं लेता हूँ, अपना जो मेरा गेटअप होता है उस गेटअप के साथ जाना। तो आज मुझे घुमाने के लिए लेकर के आए हैं सर, एक राज परिवार से हैं। आपका नाम मैं फिर से भूल गया। मेरा नाम है अवधेश कुमार सिंह। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम निकलते हैं और वापस हम जाएंगे राज पैलेस में। और राज पैलेस में भी आपको और भी जो चीज़ें हैं जो बतानी थी आपको वो बताऊँगा, बने रहें। तो आ चुका हूँ उस प्राकृतिक नज़ारे से थोड़ी दूर, अपने उसी इलाके में जहाँ से मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी, ब्राह्मणी नदी और ये ब्रिज। यहाँ से होते हुए मैं जा रहा हूँ राजबाड़ी, राज पैलेस। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, राज पैलेस घुमाऊं, और उसके बाद फिर हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे इस जगह से निकलते हुए कराईकेला के आसपास। गर्मी बहुत हो रखी है और आप यकीन मानिए बिल्कुल भी मुझे चलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि आज नींद आ रही, काफ़ी थका हो गया। चलिए राज पैलेस घूमें पहले। तो फाइनली मैं राज पैलेस में पहुंच चुका हूं और राज पैलेस बस थोड़ी सी दूरी में स्थित है। आप सबको जोहार। हाँ, राज पैलेस घूमने से पहले हाँ बिल्कुल एक पिक्चर हो जाए, उसके बाद फिर हम घूमते हैं। तो घुसते के साथ ही मुझे एक तोप देखने के लिए मिला और इन चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्लेस में रखा गया। ये देखिए तोप, अब तक मुझे लगता है ये तीसरा या चौथा किला है जब मैंने टॉप देखा। और जो भी अवशेष बचे हुए हैं पुराने राज पैलेस का, उसको हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए सर। वैसे ये इलाके जो आप देख रहे थे ना, यहाँ पे पहले छो नाच होता था कि अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है छो नृत्य। मतलब अब दो इलाकों में होती है छो नृत्य, एक यहाँ पे और एक मंदिर परिसर में। और वो मंदिर परिसर में क्यों होती है छो नृत्य, वो किला के अंदर जाने के बाद में बताऊंगा आपको।
थोड़ा रेनोवेशंस कर दिया गया, क्योंकि पहले की जो भी स्ट्रक्चर थी ना ध्वस्त होने लगी थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती है। लिखा हुआ है केरा पैलेस। हियर वी गो। तो गाइस मैं इस वक्त हूँ केरा मंदिर की, जो मैं राजगढ़ के बारे में बता रहा था, राजबाड़ी के बारे में बता रहा था, उसके बाहर बाउंड्री में, और आपके साथ जिक्र कर रहा था कि इस राजमहल में इस राज परिवार का, यहाँ के जो राजा लोकनाथ सिंह देव जी जो थे, उनका क्या तार जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। साफ और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि उस मंदिर में छौ नृत्य नहीं होता था पहले। राजा महाराजाओं, सरायकेला खारसवा के राजा हो या फिर यहाँ के राजा हो, सबका तार, राजा महाराजा अर्जुन सिंह, सबका तार जुड़ा हुआ था। मतलब सभी लगभग एक परिवार से हैं, तो इनके यहाँ पे छौ नृत्य होता था। और मैंने आपको बताया कि राजा को सपना मिलता है कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे यहाँ पे। तो जब यहाँ के राजा लोकनाथ सिंह देव जी जो हैं वो माता को अपनी इष्ट माता बनाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे छौ नृत्य नहीं हो रहा था पहले, यहाँ पे छौ नृत्य हो रहा था। राजघाट पूजा पाठ जो होता है उसको करने के बाद छौ नृत्य यहाँ पे जो भी अभी मैंने बाहर की स्पेस दिखाई, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब छौ नृत्य हुआ तो उसको देखने के लिए ना माता खुद चल करके आई। तो इतने भीड़ में, चूँकि वो लोकनाथ सिंह देव जी जो थे वो सभी महिलाओं को माँ मानते थे इस पूजा के दौरान खास करके, और सभी लड़कियों को माँ मानते थे। तो वो अच्छी नज़र दृष्टिकोण जो थी, वो जब देखे तो देखी बहुत अति सुंदर लड़की है, मतलब वो दिख गया अचानक, उनका जो नज़र है उधर पड़ गया। और उस वक्त एक डांस फॉर्म चल रहा था जो कि नटराज कहते हैं। तो उस नटराज डांस फॉर्म को देख रही थी माँ। अचानक इनकी नज़र पड़ती है राजा लोकनाथ सिंह देव जी को, और जब ये देख लेते हैं तो माँ का भी नज़र पड़ता है कि उन्होंने देख लिया है। तो पीछे पीछे बढ़ने लगती है, और जो राजा है, राजा साहब, वो उनको बढ़ने लगते हैं उनके आगे बोलने के लिए कि आप कौन है, कहाँ से आई हैं, ऐसा बोल करके। तो ये घटना होती है, वो पीछे पीछे मंदिर आती है और मंदिर के कपाट अचानक बंद हो जाते हैं। कुछ मुझे इस प्रकार से बताया गया, और वास्तव में यही है, क्योंकि एक लोग बोलेंगे आपको झूठ लगेगा, दूसरे झूठ बोलेंगे, पर आपको हर कोई झूठ नहीं बोलेगा। तो कुछ ऐसी कहानी बनती है कि माता आई थी छौ नृत्य को देखने के लिए यहाँ तक फंक्शन में। ये बात राजा साहब को बहुत दिल में दुख लगा कि माँ को इतना कष्ट करना पड़ा। तो अब जो है ना, जब भी राजपाट जो घाट होती है यहाँ पे, कलश यात्रा होती है हर साल, लगभग 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाती है, चल के 13-14 तारीख तक होती है। तो 2 छौ नृत्य होती हैं, और एक छौ नृत्य इस राजबाड़ी में होती है और एक छौ नृत्य माँ के लिए उसी मंदिर प्रांगण में करवाया जाता है। तो ये तार कनेक्शन है, और बहुत विचित्र कहानियाँ हैं। मैं इस ब्लॉग में मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें शामिल कर पाऊँ इस राजमहल के बारे में भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पे जो फेस्टिवल चलेगा ना, तब यहाँ पे आकर के आपके सामने, तब मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं एक अलग सा ब्लॉग लेकर के आऊँ। और अभी जो कार्यभार इस राज दरबार के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं दीपक सिंह देव जी, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है और हैदराबाद में कार्यरत है। तो जब उनसे मिलूँगा तब मैं सोच रहा हूँ कि इस पूरे राजमहल का, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत अभी तो स्क्रीन में आपके साथ शेयर किया है, बट जो भी चीज़ें हैं उन सबको लेकर के सेपरेट ब्लॉग उसके लिए मैं बनाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी जानकारी मैं जो यहाँ की राजबाड़ी के बारे में दे पाया वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये कनेक्शन राजा अर्जुन सिंह देव जी से जो चली आ रही है, और बहुत लंबी मैंने उनकी ये प्रणाली देखी है, मतलब सारा वंशावली देखी है। तो मुझे लगता है कि ये ब्लॉग जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक सेपरेट ब्लॉग लेकर के आऊँगा। अभी नहीं, बट पदयात्रा के बाद डेफिनेटली लेकर के आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी मेरे जैसे ही क्यूरियोसिटी जगी होगी, आपको भी ये सारे स्क्रीन में जो भी चल रहे हैं उसको देख करके। और गाइस इस पैलेस का जो देखभाल कर रहे हैं उनके मम्मी पापा से मैं मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि दीपक सर तो अभी है नहीं। ये उनके पिताश्री और ये उनकी माताश्री, ये भी राज परिवार से ही हैं। जोहार सर, जोहार मैम। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, मंदिर प्रांगण में माता से आशीर्वाद लेते हैं, आज्ञा लेंगे, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो इस पवित्र धाम को विदाई कहने का वक्त आ गया है, बहुत ही गमगीन शब्दों के साथ। पर उसके पहले वीर शहीद जग्गू दीवान जी की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, जो कि महाराजा अर्जुन सिंह जी के दीवान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत मोर्चा लिया, उन्होंने बहुत लड़ा। माता चेहरा को आखिरी नमन करने के लिए जा रहा हूँ मैं, इसके बाद फिर मैं यहाँ से गमन करूँगा। वैसे मंदिर परिसर के आसपास में ये सारी दुकानें लगी हुई हैं।
लोग पता नहीं क्या समझते हैं मंदिरों के बारे में, बट मुझे लगता है कि एक मंदिर का होना कई सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाता है। तो मैं अब इस मंदिर परिसर से जाने लग रहा हूँ। अब यहाँ से जाऊँगा नट्टी डैम और वहाँ से माता कंसरा का मंदिर, उसके बाद टैबो वैली। आप देखिएगा ज़रूर, आगे मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे फिर झारखंड पैदल यात्रा के अन्य ब्लॉगों में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा एंड डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और इसके साथ अगर कुछ त्रुटि हुई होगी और अगर आप कुछ एड ऑन और भी करना चाहते हैं तो कीजिएगा ज़रूर, करेक्शन मैं उसको पिन अप कर दूँगा। जोहार झारखंड, जोहार भारत।